दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों को रिटर्न्स बना के देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एटलीस्ट 2-3 लोगों का नाम मुझे गिना दीजिए आपके आसपास जिन्होंने कि लॉन्ग टर्म में वाकई में कमाया होगा। हम स्टॉक मार्केट में आते तो हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच के, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गिरावट होने लगती है, हमारा 5-10 रुपया कम हो जाता है, हम स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो क्या वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ हाथ नहीं आने वाला? आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे एक कंपनी का चार्ट मैंने ले रखा है। इस चार्ट से आपको काफ़ी कुछ अगले कुछ मिनटों में सीखने को मिलेगा। इसका नाम मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं है। जेपी पावर कंपनी का नाम है, वैसे कंपनी का नाम बताना यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन फिर भी इस कंपनी का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्यों बताया आपको आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप देख सकते 2005 में 26 रुपए के आसपास का ये शेयर था। 2005 के बाद से एकदम से विद इन 3-4 मंथ्स ये 40 रुपए को जैसे ही ब्रेक किया, सीधे सीधे यहाँ पे पहुंच गया 140 रुपए के आसपास। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। अब किसी ने इन्वेस्ट किया होता इसमें ये सोचकर कि भाई मुझे तो लॉन्ग टर्म का विजन है मेरे पास। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है कि भाई 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करके भूल जाना है। लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलता है इसमें। तो आगे देखिए उसके साथ कहानी क्या होती। यहाँ पे इस स्टॉक में ये पीक अटेंड करने के बाद गिरावट हुई, फिर से उसी पॉइंट पे आ गया, फिर से 26 रुपए के आसपास आ गया, फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे करवट ली इसने, 90 रुपए के आसपास आया, लेकिन फिर से उसी पॉइंट पे आ गया जो कि 26 रुपए का था 2012 में। यानी कि 2009 के बाद 2012 3 साल लग गए फिर से वही प्राइस आने में। उसके नीचे भी प्राइस चला गया। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, आगे बढ़ते जाएं तो प्राइसेस नीचे गिरते चले गए और एक समय ऐसा आया कि 1 रुपए से कम प्राइस रह गया। अब करंट प्राइसेस देखेंगे, करंट चार्ट देखेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं भाई 20 गुना 25 गुना तो जा चुका है। 70 पैसे का था, 1 रुपए से कम का था, यहाँ पे करीब करीब 13 रुपए के आसपास हो चुका है। लेकिन आप ध्यान दें तो ये 26 रुपए जो था 2007 में, ये 26 रुपए अभी भी नहीं आया इतनी लंबे समय के बाद। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में हमने रख लिया किसी भी कंपनी को तो उससे हमारी कमाई होगी ही होगी। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते समय कंपनी के बिजनेस के साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब यहाँ पे इस कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि सेबी के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उसके हिसाब से हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जेपी पावर का नाम क्यों बताया आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन जेपी पावर कैसी कंपनी है ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि when you invest early and remain invested for long term, this is what happens. You get good average price and appreciation happens in a compounded way in less time frame. इस बात पे आप ध्यान रखिए, अगले 1-2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टाइम फ्रेम में कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है अगर आपने लो एवरेज बाइंग प्राइस मेंटेन करी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। अब आपका जवाब होगा कि लो एवरेज बाइंग प्राइस तो 26 रुपए का था जेपी पावर में भी, वहाँ पे क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो उसके पीछे की मैंने आपको रीजंस बता दिए। मेन रीजन ये था कि कंपनी के बिजनेस की स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स की केस स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, और कंपनी फ्यूचर में कैसे ग्रोथ पर्सपेक्टिव रखती है उसकी स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये स्टडी जब हमने कर ली तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस 2019 में करीब करीब 48 रुपए के आसपास था। अब ये 48 रुपए नहीं था, इनफैक्ट ये कुछ और प्राइस था, बट यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट किए हैं, बोनस शेयर्स दिए हैं, हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे 48 रुपए से 117 रुपए, फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो करीब करीब 630 रुपए के आसपास तक भी ये स्टॉक यहाँ पे गया 2023-2024 में। अब हम क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं? सवाल ये होना चाहिए जिसने कि 48 रुपए पे इन्वेस्टमेंट किया।
₹48 से ₹630, राइट। अब यहाँ पे हर समय, हर 2 साल पे, 1 साल पे यहाँ पे ये सवाल पूछने के साथ ही साथ केस स्टडी हमारी वही होनी चाहिए कि क्या इस कंपनी में अगर इस प्राइस पे, करंट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या अगले 5 साल के लिए किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म की जब भी हम बात करते हैं तो एटलीस्ट 3 से 5 साल होता है, और उसके बाद हमें रिविजिट करना होता है, हमें देखना होता है कि भाई अगले 5 साल अगर किसी को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे हम छोटा छोटा माइलस्टोन क्रिएट करते हुए एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं। अब यहाँ पे वापस जाएं हम एग्जाम्पल पे, तो जेपी पावर में 26 रुपए, यहाँ से 26 रुपए से यहाँ पे पर्टिकुलर किसी ने एनालिसिस किया होता है और उसको लगता है कि भाई इसमें जो पीक अटेन होना था वो हो चुका है, अब फर्दर इसमें दम नहीं रह गया, अब इसमें गिरावट हो सकती है क्योंकि फंडामेंटल्स भी वीक है लेकिन प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो प्राइसेस हो सकता है किन्हीं गलत वजहों से ऊपर गए हों, फंडामेंटल्स की वजह से ऊपर नहीं गए, कंपनी के बिजनेस की वजह से ऊपर नहीं गए। तो ऐसे में यहाँ पे एग्जिट प्लान क्रिएट किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं तो कहीं नीचे लॉस लेके भी एग्जिट प्लान क्रिएट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक बेसिक प्लान होना चाहिए और उस प्लान के जरिए हमें एनालिसिस करते रहना चाहिए। जब भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी सर्टेन कंपनी में, उसके बाद मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म में पेशेंस लूज करके स्टॉक से एग्जिट करने पर वहाँ पर जो भी कमाने की क्षमता होती है उस पर्टिकुलर स्टॉक से, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो भी वोलेटिलिटी होती है उसको ख़त्म करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं, दो हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का होता है, हम ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि नहीं भाई हम इसको 5 से 10 साल रखेंगे, हम फंडामेंटल्स देखना तो भूल जाते हैं लेकिन प्राइस देखने लगते हैं। हमें ये लगता है कि भैया 40 रुपए का शेयर है, बाई कर लो, हमें ये लगता है कि भैया 20 रुपए का शेयर है, बाई कर लो। हम प्राइस देखने लगते हैं, हम वैल्यू नहीं देखते। तो वैल्यू हमें देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हमारा होराइजन लॉन्ग टर्म का होता है, और वैल्यू के साथ वैल्यूएशन वहाँ पे अगर हमें मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है। तो इस बात का हमें ध्यान दे के चलना है जब भी हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के तहत इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें कभी भी पैनिक या फोमो में नहीं आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट या पैनिक में आके हम सेल कर देते हैं, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें ग्रीड और फियर से बचना है अगर हमारा होराइजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और गिरावट होने लग गई, जैसा कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो हम दिखा रहे हैं आपको। अब गिरावट होने लग गई, रीसेंट हाई से 15% चला गया, इसको आप एज ए स्टॉक भी ले सकते हैं, कोई भी एक्सिस स्टॉक हो सकता है ये। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से शुरू में तो 5-10% का यहाँ पे बहुत अच्छा निकला, लेकिन उसके बाद सीधे सीधे 15% लॉस में चला गया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं सेल ऑर्डर और चले जाते हैं अपने घर। तो स्टॉक मार्केट में जो डर गया समझो घर गया, इस बात का हमें ध्यान दे के चलना है। अब ये जो गिरावट हुई है 14-15% की, क्या मार्केट यहाँ पे बंद हो जाएगा अगले दिन? बिल्कुल नहीं, राइट। मार्केट अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो गिरावटें इससे बड़ी बड़ी हुई हैं, और इससे बड़ी बड़ी गिरावटों के बाद भी मार्केट जो है बड़े बड़े हाइज बनाता चला गया। अब यहाँ पे 2020 में बड़ी गिरावट 35% से ज़्यादा की गिरावट हुई थी, लेकिन ऑल टाइम एक नया हाई बन गया और विद इन फ्यू ईयर्स बन गया। 2015 में यहाँ पे देखें तो 2015 में अगर मैं चार्ट को ले चलूँ तो 2015 में भी यहाँ पे करीब करीब 17-18% के आसपास गिरावट हुई थी। 2008-9 में यहाँ पे बड़ी गिरावट 50% से ज़्यादा की हुई थी। तो गिरावटें होती रहती हैं, लेकिन गिरावट में भी, जब भी गिरावट होती, राइट, गिरावट में भी हमें एक्चुअल में जाके एनालिसिस करनी होती है। और एनालिसिस हम क्या करते हैं कि ये जो गिरावट हुई है क्या यहाँ अभी भी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है पर्टिकुलर कंपनी के। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं
तो ऐसी गिरावटें यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से स्टॉक्स में एंटर करने का समय हो सकता है। ठीक है, तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि निफ्टी में एटलीस्ट 15% के आसपास गिरावट हो चुकी है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4-5 महीनों के बाद मार्च के महीने में थोड़े बहुत ही यहाँ पे भले बायर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स का भी यही हाल है। सेंसेक्स अगर मैं कर दूं यहाँ पे 1 मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर, तो 1 मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे अगेन सेम कहानी, कई महीनों के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है मार्च के महीने में। ठीक है, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो कि हम कर देते हैं वो ये होता है कि कंपनी की जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम सेल्स रिकॉर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पे एक कंपनी का सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मार्च 2021 में केवल 1 करोड़ की सेल्स थी, 2022 में 373 की हो गई, 2023 में 2631 की हो गई और ये बढ़ती रही। हमें ये लग रहा है कि सेल्स में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। 1500 करोड़ रुपए के आसपास मार्च 2023 में प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। अब लॉस मेकिंग होने के साथ ही साथ अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो कंपनी के पास मटेरियल कॉस्ट देखिए 98%, टोटल 98% यहाँ पे एक्सपेंसेस के तौर पे आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे देखिए तो 4% के आसपास, एम्प्लॉय कॉस्ट जो एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं 16% के आसपास, यहाँ पे अदर कॉस्ट देखें तो 29% के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का सेल्स जो है 2600 करोड़ का है और यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है 3800 करोड़ का है। कंपनी कमाने से ज़्यादा खर्चे कर रही है, तो ऐसे में ऑब्वियसली प्रॉफिट कंपनी का कम हो जाएगा। तो लॉस मेकिंग कंपनियां हमें जनरली अवॉइड करनी चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनियां खुद नहीं कमा रही हैं तो हमें कैसे कमा के देंगी, इस बात पे हमें जोर देके चलना चाहिए। ठीक है, तो इन इम्पॉर्टेंट बातों पर ध्यान देते हुए हमें फंडामेंटली साउंड कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए, खासतौर पे ऐसे मार्केट कंडीशन में, क्योंकि करंट मार्केट कंडीशन हमने देखा करीब करीब 15% के आसपास रिसेंट हाई से गिरावट हुई है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे कमाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है, ऐसे कि जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां जो हैं, उन 50 कंपनियों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही अगर हम ध्यान दें तो 20 के नीचे आ चुका है, 20 के आसपास है। तो ऐसे में 20 के आसपास वाली प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनियां जो होती हैं उनमें एक अंडर वैल्यूड वाली सिचुएशन आ चुकी होती है। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ऐसी कंपनियां एक तरह से फिल्टरिंग क्राइटेरिया में आ जाती हैं जिसकी हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ से क्लियरली आपको सीखने को मिला है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान नहीं रखते तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म होने के साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। इस बात का ध्यान देते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।